देखिए, पाकिस्तान का अगर आप नेचर समझेंगे, वो बड़बोले लोग हैं। वो बहुत बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार के लिए, इतने हिंदू मार देंगे, 170 न्यूक्लियर बम मार देंगे। वो सारी की सारी बातें करते हैं। वो करने में कमजोर कौम है, वो बोलने में बड़ी तेज कौम है। अच्छा, लेकिन उनको भारत का पता है कि जब भारत को करना होता है ना दिनेश, भारत करके फिर बताता है कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, बालाकोट में आग लगानी थी, लगा दी, काम खत्म हो गया। अचानक अमित शाह जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि आज से 370-35 से गया। नोबडी न्यू अबाउट इट। किसको पता था कि ऐसा होने वाला है? हो गया, वो तो कर दिया उन्होंने एक साथ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो फैसले होने थे रण के, वो फैसले लिए जा चुके हैं। अब ये पब्लिकली डिक्लेयर नहीं होंगे। कई लोगों ने मुझसे पूछा, आज भी पूछा, और अभी 20-25 मिनट पहले फोन आ रहे हैं कि मेजर साहब ऐसा कुछ तो डिक्लेयर नहीं करा सरकार ने, अब लड़ाई कैसे होगी? हम तो ये सोच रहे थे कि सरकार बड़ी घोषणा से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई से होती है, लड़ने से होती है। वो काम शुरू हो गया है, आप खुद अपने सामने देखेंगे। ये जो है ना, ये एंटी क्लाइमैक्स जो आपको फील हुआ है कि भाई ये इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, अश्विनी वैष्णव ने। आपको क्या लगता है 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम देख रही होगी टीवी कि अब क्या बोलेंगे ये, अब क्या बोलेंगे, अब क्या? क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला होना है, हमारी नहीं। और उनकी किस्मत का फैसला हम लोग कर चुके हैं। उनकी किस्मत का फैसला हो गया है, कुंडली लिखी जा चुकी है, बांची भी जाएगी। इधर पंडित जी बांचेंगे, जरा ध्यान से सीमा पार देखिएगा उस समय क्या हलचल होती है। लेकिन हमले के डर से पाकिस्तान में दहशत। शहबाज ने आतंकवादियों को बंकर में छिपाया। आतंकी हाफिज सईद, मसूद अजहर अंडरग्राउंड। शहबाज ने दोनों को अज्ञात लोकेशन पर भेजा। पहले जेल बदली गई और अब बताया जा रहा है कि अज्ञात लोकेशन पर भेज दिया गया। आतंकवादियों की बार बार लोकेशन चेंज की जा रही है। मुझे लगता है मेजर, आप लगातार ये कह रहे हैं जी कि उनको मारने से कुछ नहीं होगा, जाके असीम मुनीर को पकड़ो जी। और ये बार बार उनकी लोकेशन बदल बदल कर ये दिखा रहे हैं, नहीं नहीं इन्हीं को पकड़ना, इन्हीं को मारना, भाई उसको छोड़ देना। मुझको लग रहा है ये वही करने में लगे हुए हैं। ये इनके एक्चुअली, जैसे कि हर एक फौज की रेजिमेंट होती है ना, ये लश्कर तैयबा भी इस पाकिस्तानी आर्मी की एक रेजिमेंट है, वैसे ही है। उनको इतनी ही इज्जत मिलती है। वो पूरे पाकिस्तानी आर्मी के एसेट्स यूज करता है, हाफिज सईद उनका हेलीकॉप्टर यूज करता है, उनके ऑफिसर मैसेज यूज करता है, सारा कुछ वो एनमेज्ड है पाकिस्तान आर्मी में। अब जो आपने बात बोली कि भाई ये जो हाफिज सईद है, इसको यहां पे छुपाया, वहां पे छुपाया, इस पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने इसको 35 साल जेल की सजा दी थी। आपको भी पता है, आतंकवाद के किस्से में इसको बोला था 35 साल जेल। ये दुनिया भर में दंदनाता फिरता है और दुनिया भर में स्पीचेस देता है। एक हफ्ता पहले इसने स्पीच दी है, 2 दिन बाद पहलगाम के, कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम जिहाद लड़ेंगे। तो ये सब होता रहता है पाकिस्तान में, ये उनका दिखावे का मामला है। लेकिन ये सवाल ये है, आसिम मुनीर कहां है? असीम मुनीर कहां है वो, और क्यों उसके जो सैनिक हैं वो न सिर्फ अपनी पोस्ट खाली कर रहे हैं, बताया जा रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कई जगह पोस्ट ऐसी जहां से वो नदारद हैं, अब सैनिक वहां से भाग गए, वो झंडा भी उतार ले गए। ये शुरू होने से पहले ये हाल है। बिल्कुल सही कहा दिनेश। आसिफ मुनीर आतंकवाद कर सकता है, सोए हुए या ऐसे जो हमारे जिस समय कोई असावधान है हमला कर सकता है, सिविलियंस के ऊपर प्रोफेशनल लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जहां उसकी बात शुरू हुई वो गायब हो गया। एक चीज मैं और कह रहा हूं आपसे, आपको शायद पता ही, लोगों को अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है, अपने जितने पैसे वैसे हैं उसको बाहर भेज रहा है। वो बाकी जनरल लोगों की तरह जो पाकिस्तान के हैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा है और छुप गया है। ये उनके बहुत बड़े असेट्स हैं जिनको वो बचा रहे हैं। सोच रहे हैं बाद में यही काम आएंगे। ये काम तब आएंगे जब हम छोड़ेंगे। कहां छुपोगे, कहां छुपोगे? और श्रीवास्तव सर के पास तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आपके साथ डिस्कस करने के लिए है। वो न्यूक्लियर वाले थप्पड़ को लेकर कोई एक अहम बात करने वाले हैं, और विक्रम सिंह साहब आपको जो बताने वाले हैं, यकीन जानिए वो हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले एडवाइजरी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसका रिवैम्प किया जाना, ये क्या कहता है? जरा ये ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। ये ग्राफिक्स ये हम आपके सामने लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ये देखिए, वहां पर चेयरमैन से लेकर ये टीम में बदलाव जो है, इसको आपने गौरव कैसे देख? जी देखिए, ये इसको रिवैम्प करा है, और जोशी साहब क्या इसको वॉल पर आप डाल सकते हैं प्लीज? इसको अगर आप वॉल पर डालें तो मैं ये भी चाहूंगा कि गौरव आर्या वहां पर एक्सप्लेन कर सकें कि इसका मतलब क्या है और ये बदले जाने के मायने क्या है। लेकिन तब तक ये हुआ क्यों है, क्यों किया गया है? जी देखिए, मुझे लगता है तो गिव इट मोर टीथ, इसको और पावरफुल और पोटेंट बनाना। ये करती क्या है बॉडी? ये प्लानिंग करके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को बताती है। दिस इज एसेंशियली अ प्लानिंग। आप इसको एक बहुत सुपर एलीट थिंक टैंक मानिए, ठीक है नहीं? आप मानिए कि सुपर एलीट थिंक टैंक है। अब जैसे इसमें लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये इनका काम क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस?
सिचुएशन का? नॉट ओनली स्वॉट एनालिसिस, ये आगे चल के क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट होगा अगर हम ये एक्शन लेंगे, दुनिया भर में क्या हो रहा है। ये एक बड़ा क्लोजली हेल्ड इंटेलिजेंस, देखिए उसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं आईपीएस, एक आईएफएस ऑफिसर है, एक आर्मी के ऑफिसर हैं, एक नेवी के हैं, एक एयरफोर्स के हैं, और जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह रिटायर्ड, जो पूना में थे पोस्टेड, सदर्न कमांड के हेड, और टॉप पे हैं फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ। ये देखिए साहब जी, प्लीज अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, ये आलोक जोशी साहब हैं, पूर्व चीफ हैं, ये रॉ के सेक्रेटरी रॉ, और ये एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर। ये देखिए साहब लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं जी। ठीक है जी। जी। यहां पे आप देखिए रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, पूर्व कमांडेंट एनडब्ल्यूसी गोवा, और ये दिस इज नेवल वॉर कॉलेज बाय द वे, एनडब्ल्यूसी। मैं बता दूं कि नेवल वॉर कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वहां पे हैं। राजीव रंजन वर्मा ये पूर्व आईपीएस हैं, मनमोहन सिंह पूर्व आईपीएस, और वेंकटेश वर्मा आईएफएस, यानी कि फॉरेन सर्विस का, इंटरनेशनल अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पे देखिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड ओवर। देखिए ये जब अपॉइंटमेंट आप चेयरमैन करते हैं ना आलोक जोशी साहब की, आप बेसिकली सबको ये कह रहे हैं कि ऑल दिस इज इंटेलिजेंस फोकस, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फोकस। अब ये क्योंकि इसमें आईपीएस भी शामिल किए गए हैं, विक्रम सिंह सर, ये जो ब्रेन्स हैं, जिनको एलीट ब्रेन, हमारी सबसे एलीट एग्जामिनेशन को पास करने के बाद, इतने तजुर्बे के बाद जब ये लोग जुड़ते हैं, तो क्या ये ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा? क्या इस तरीके से चीजें प्लान और प्रिडिक्ट हो सकती हैं? दिनेश जी, आईपीएस ऑफिसर जिनका चयन हुआ है, इनमें से सबको मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, और मैं कह सकता हूं कि इनकी व्यावसायिक दक्षता बहुत उच्च कोट की है, और इनका जो अनुभव है, इनकी जो कैपेसिटी है, एबिलिटी टू फोरसी, एंटिसिपेट, प्लान एंड एक्सिक्यूट, ये अभूतपूर्व है। तो ऐसे मौके पे जब आप यू पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, नेचुरली आपने जब बेस्ट टैलेंट को लिया, सबसे अच्छी प्रतिभा का आपने चयन किया है, इसका मतलब आपने स्वॉट की बात की थी, स्वॉट तो बहुत पीछे चला गया। ये एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट एंड ऑल्सो कि दुश्मन के तर्कस में कितने तीर हैं, इससे पहले कि वो कुछ सोचेगा, इनके पास उसका समाधान पहले रहता है। ये इनको दिखाई देता है, वहां ये पारदर्शी तरीके से देख पाते हैं, जहां एक लेमैन को सब कुछ लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं। अब जरा इधर चलिए अरब सागर की तरफ। एक नेवी ऑफिसर की जान भी पहलगाम में गई है, और यह कहा जा रहा है कि इस बार असल में जब यह प्रतिशोध होगा तो पहला बार नेवी की तरफ से हो सकता है। अरब सागर में अलर्ट मोड पर नेवी बैटल ग्रुप, नेवी की ताकत से पाकिस्तान के छूटे पसीने। आईएनएस सूरत, ब्रह्मोस ड्रिल्स और आईएनएस विक्रांत रेड्डी तनाव के बीच में एक्स पर, जिसको आप ट्विटर नाम से भी जानते हैं, इंडियन नेवी ने किया पोस्ट में नेवी का हैशटैग एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, मतलब कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयारी है यहां। और ये तैयारी असल में कहां कहां कैसी है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इधर तो पाकिस्तान में, और अभी ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, नो मिशन टू डिस्टेंट, नो सी टू फार। ये तस्वीरें क्या कह रही हैं मेजर आर्या? ये देखिए, दिस इज फुल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवी, और मुझे देख के तो बड़ी खुशी हो रही है। ये देखिए, फ्यूलिंग द मैरीटाइम माइट, दे आर फ्यूलिंग, दे आर आल्सो यूजिंग फ्यूल टू सप्लाई द अदर शिप्स, एंड दीज आर एक्चुअली। आइए जरा इधर आइए और करीब से समझाइए, और ये बताइए कि ये दिख क्या कह रहा है। वो रहा आपका प्रोब जिससे आप समझाएंगे। आप प्लीज उधर जाएं और बताएं कि ये तस्वीर एक लेमैन के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 2 शिप्स हैं, राइट, दीज 2 शिप्स, दीज आर बैटल शिप्स, और ये भी आर्म्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं इसके ऊपर और रडार और यंत्र एंड फ्यूलिंग, इसमें लिखा है साफ तौर पे फ्यूलिंग। तो फ्यूल का ये लोग फ्यूल कर रहे हैं, यानी कि लंबा अपना सी में ज्यादा देर तक ये ऑपरेशनल हो पाए, उसलिए नो मिशन टू डिस्टेंट, कितना भी दूर हो। मुझे ऐसा लगता है, और मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अरब सागर में है ये अरब सागर ही है। हालांकि वहां पाकिस्तान में ये प्रचार भी किया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो जंगी बेड़ा भेजा था वो हमारे शिप्स को देखकर ऐसा हुआ कि वो कर्नाटक में कारवार, उसका जो अपना डोमेस्टिक जहां पर जाकर वो खड़ा होता है, वहां पर वापस भेज दिया गया। ये जो प्रचार भी उधर चल रहे हैं। देखिए साहब, यहां तक बोल दिया कि जो नदन आर्मी कमांडर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। लीजिए, ये देखिए साहब, नदन आर्मी कमांडर ने डर के मारे ये कह रहे हैं पाकिस्तानी, रिजाइन कर दिया है। और जो तारड़ है उनका मंत्री, वो व्हाट्सएप का एक
व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाता है वो, और वो कहता है कि हमने इंडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट में भारत लाखों रुपए डाल रहा है आतंकवाद करने के लिए। तो मैंने ट्वीट करा, मैंने बोला भैया टीडीएस वीडीएस काटे थे कि नहीं काटे थे प्रॉपर? आप ये समझ लीजिए कि भारत को कोई पाकिस्तानी आतंकवादी चाहिए और हम उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि वहां किस तरह झूठ बोलने की कोई इंतहा पाकिस्तान में नहीं होती, लेकिन इस जगह पर अगर आप क्लोज करें, ये कुल मिलाकर ये दिखाया जा रहा है कि जैसे मिड एयर फ्यूलिंग होती है जब फाइटर जेट्स जाते हैं, उसी तरीके से समंदर के बीच में अगर रिफ्यूलिंग होनी है तो ये देखिए ये पाइप है और यहां पर जाकर ये इसका एंड दिखाई दे रहा है और यहां पर ये रिफ्यूलिंग हो रही है। इस बीच क्यों हो रहा है ये, और अरब सागर में भारत की भ्रुकुटियां टेढ़ी होने का मतलब क्या है, जरा उसको फ्लैश कीजिए और बहुत जल्दी से ये सिग्निफिकेंस भी आपको दिखाते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कोई भी मिशन हमारे लिए बहुत दूर नहीं है और कोई भी समंदर हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है, ये तो हमने दिखा दिया। और ये अब इस जगह पर आ जाइए मेजर आर्या, एक बार फिर से आप इधर आइए प्लीज। ये जो हम दिखा रहे हैं, ये क्या इन जगहों पर इस थ्रेट को ऐसे ही परसीव किया जा रहा है? देखिए सबसे मतलब क्या 71 वाला डर फिर से लग रहा है इनको? नहीं, वो तो है ही, वो तो है ही। और रजिस्टर्ड टारगेट नेवी के उनमें से एक होगा ये। आप जरा इसको थोड़ा सा ब्रॉड करिए, थोड़ा सा बड़ा करिए इसको, तो मैं जाके समझाऊंगा। आप आइए प्लीज, आप इधर आइए और इधर समझाइए। मैं इसको ऑपरेट करता हूं, आप बताइएगा कितना बड़ा रखना है कितना छोटा। जी बताइए। जी मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूं, ये लीजिए। बेहतर है, बिल्कुल बेहतर। हाँ। ये देखिए साहब, ये जो हम लोग कहते हैं बिन कासिम पोर्ट, दिस इज एक्चुअली द पोर्ट। और ये जो दूर मैप पे दिख रहा है ना आपको, दूर नहीं है एक्चुअली, ये काफी पास है। और यहाँ पे टर्मिनल है, ये मेजर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसका नाम है बिन कासिम पोर्ट। ये कराची का पोर्ट है। ठीक है, ठीक है जी। दूसरा पोर्ट इनका गवादर है, ये जो दिखाया जा रहा है गवादर पोर्ट, ये इनका दूसरा पोर्ट है जो चाइना ने बनाया है। और गवादर को लेकर कभी ये कहा जाता है कि हमको ऑफर किया गया था, क्या ये बात सच है? ग्वादर एक्चुअली ओमान का हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। हमें ऑफर करा बहुत पहले, 50s की बात है, तब हमने मना कर दिया कि हमें ग्वादर नहीं चाहिए, और ये पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान ने ले लिया। पहले हमें ऑफर करते। लीडरशिप किसकी थी? वो आप बेहतर जानते हैं किसकी लीडरशिप थी 50 के दशक में। अब मैं क्या बताऊं आपको, आप तो जानते ही हैं, बेहतर जानते हैं मुझसे। मुझे तो कुछ गुलाब का फूल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। जी जी। तो ये बात है। हाँ। ये यहाँ पे, और ये जैसे ग्वादर और मैंने कराची पोर्ट बताया। हाँ। ये अरब सागर है जो आप बात कर रहे हैं ना रिफ्यूलिंग की। हाँ। जो अभी हमने इसके पहले स्लाइड दिखाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि रिफ्यूलिंग इधर ही कहीं हो रही है इस इलाके में। और मतलब अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, जी बिल्कुल, क्योंकि हमने वो पोजीशन देख ली। अब ये आ गए हम, मतलब यहां कहीं पर तैनाती है जी। ये हाँ, अगर यहां पे कहीं इनकी तैनाती है, जो कि यहीं पे मतलब बनता है। हाँ। तो इनका एम क्या हो सकता है? हाँ। नंबर 1, अगर हम ब्लॉकेड करते हैं, हाँ, ब्लॉकेड करते हैं पाकिस्तान का, तो ग्वादर से लेकर कराची आपको पूरा इलाका ब्लॉकेड करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए आपने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे डाला, और जब कैरियर जाएगा तो कैरियर ग्रुप जाएगा, यानी कि सबमरीन जाएंगी, फ्रिगेट जाएंगी, मिसाइल बोट जाएंगी, डिस्ट्रॉयर जाएगा, एयरक्राफ्ट होते हैं, सारा तामझाम होता है कि इकोसिस्टम जाता है। यहां पे ये और दूसरे ये बताया जा रहा है, और श्रीवास्तव सर बता रहे थे, सर आपको भी मैं चाहूंगा यहां पर आए जरा प्लीज। ये सबमरीन के बारे में तो स्थिति ये है, मेजर आप आ जाए अपनी जगह पर, सबमरीन के बारे में स्थिति तो ये है कि कोई जानता भी नहीं कि उनकी तैनाती कहां है। बिल्कुल सही आपने कहा। अरिहात और अरिघात न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। दे कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। वो कहां पर हैं, नेवल हेडक्वार्टर्स में भी किसी को पता नहीं रहता, और कहीं पता नहीं रहता। तो उनके ऊपर, उनके सहारे वो नीचे हैं, ऊपर आपका पूरा फ्लीट है। और यहां पर जो ब्लॉकेड होगा, तो उधर से पानी बंद जी, इधर से तेल बंद जी, और पानी बंद तो हुक्का बंद। ये जगह जो है सर, यहीं पर इनके कंटेनर टर्मिनल्स हैं ज्यादातर। यहीं से कहा जाता है 60 से 90% तक इनका कारोबार होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब अगर ये बंद हो जाता है तो चीन क्या करेगा, क्या सप्लाई करेगा, किस चीज से लड़ोगे? हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा, कितनी बार जहाज से हथियार आएगा? ये खबर देखिए आप अपनी जगह पर आइए सर। अरब सागर में भारतीय नौसेना के बेड़े से पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और स्ट्रेटजी क्या है वो आपने देखा। अब अगर भारत इन तमाम जगहों पर किसी भी जगह पर जाकर उसकी गर्दन पकड़ सकता है, कॉलर पकड़ सकता है, तो क्या क्या हो सकता है? क्या ये अभी से कुछ दिखाई दे रहा है? इन बैठकों के बीच में क्या कुछ ऐसा है जो दिखाई दे रहा है कि इस जगह से पहला कुछ होता हुआ दिखाई देगा? क्या, अगर आपको मतलब ये स्ट्रैटेजिक है, हो सकता है आप इसको डिस्कस ना करना चाहें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली किस जगह से कुछ चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं?
कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको सच बताऊंगा, कोई भी फौजी आपको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं पता। ये बात सच है, किसी को नहीं पता, क्योंकि जैसा सर ने बताया, सर ने क्या बताया, INS अरिहंत कहां है ये नेवल हेडक्वार्टर को नहीं पता। कुछ लोगों को पता है नेवल हेडक्वार्टर में, जैसे चीफ को पता होगा, या कुछ लोग होंगे जो उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। तो ये चीजें इतनी खुफिया होती हैं कि मैं बोल दूं कि मेरा ये आइडिया है, वो फिर बात गलत हो जाएगी। नोबडी नोज व्हाट दे विल डू, बट दे विल डू इट ऑल ऑफ अ सडन। इट विल बी वायलेंट, इट विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। ये जरूर बात है, इतना मैं गारंटी करता हूं। वायलेंट होगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा। मतलब ये कि अगर उधर से एक चींटी आ रही है तो इधर से एक हाथी भेजा जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन यहां हमने आपको बताया स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है, कराची के संदर्भ में स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। इस बार बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद वो जगह कराची होगी। इस एंटिसिपेशन की वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान का मैक्सिमम GDP कराची से आता है। अगर आप कराची को रोक देंगे, पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कमर टूट जाएगी। कराची तकरीबन 65% GDP पाकिस्तान का देता है। एक शहर आपने कराची में लगा दिया ताला, यानी कि आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लगा दिया ताला। इस नस को दबाने से पाकिस्तान की चीखें क्यों निकलेंगी? जरा देखिए, हमले की आशंका से पाकिस्तान में फूटा महंगाई बॉम्ब। आसमान पर पहुंची है खाने पीने की चीजों के दाम। पहले से ही हाल खराब था, ये और आटा गीला हो गया। लोगों ने राशन स्टोर करना शुरू कर दिया है। 1 किलो आटे की कीमत 110 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। 1 किलो चावल की कीमत 275, और वो भी मेरे को ये यकीन है कि वो मोटा वाला चावल होगा, 275 प्रति किलो। 1 किलो चीनी की कीमत 185। बड़ी चाय की बात करते हैं ना, लीजिए चीनी डालिए अपनी चाय में, या फिर अब डायबिटीज कंट्रोल कीजिए। ये पाकिस्तान का हाल है। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमत 261 और 267 रुपए पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से चल रही है, और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया जो है वो 300 को पार करने वाला है, और ऊपर से कराची को हिंदुस्तान घूर रहा है। जी, अगर आपने कराची पे प्रेशर डाल दिया, ये एक्चुअली इनकी जगलर वेन जो कहते हैं ना, कश्मीर हमारी शाहरग है, इनकी शाहरग कराची है, और ये पाकिस्तानियों को समझ नहीं है। वो जिन्ना ने कह दिया था अपने बचपने में कह दिया था कि कश्मीर शाहरग है, तो तब से जिन्ना की बात को रिपीट कर रहे हैं। इनकी एक्चुअल शाहरग जो है कश्मीर नहीं है, शाहरग इनकी कराची है, पैसा कराची से आता है। आप, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज बता दूं, वो भी तो बता दीजिए दर्शकों को। कौन ये जो इतनी जिन्ना करते हैं, कैसे एम्बुलेंस में जिन्ना पड़े रह गए थे, और वहीं एम्बुलेंस में ही प्राण पखेरु उड़ गए थे। पाकिस्तान कायदे आजम जिसको कैसे जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, वो भी तो बता दीजिए। नॉट ओनली जिन्ना को मरने के लिए छोड़ दिया था, जब उसकी आखिरी सांसें गई थी, गाड़ी उसकी खराब हो गई, उसकी बहन फातिमा जिन्ना को भी मार दिया। ये बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं। पर मैं ये जो बात कहना चाहता हूं आपसे, जिनको नहीं पता है, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं कि अगर कहीं पठानों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किसी शहर में पाकिस्तान में, वो क्वेटा में नहीं है, वो पेशावर में नहीं है, वो कराची में है। और आपको पता है कि पठानों को पकड़ पकड़ के निकाल के लोग अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं, और आप पता है कि उनकी लड़ाई अब डायरेक्टली पाकिस्तान स्टेट से हो रही है। कुछ भी हो सकता है, जब प्रेशर आएगा कुछ भी हो सकता है। और पठानों का 1000 साल से ज्यादा का इतिहास है कि हथियार उठाने में नंबर 1 है ये लोग। और पठानों के बारे में तो एक और बात सर्वविदित है, हालांकि वो इतनी सर्वविदित है कि उसका मेंशन करना आवश्यक नहीं। अगर भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में 78 साल का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। एक तो पानी रोक, इधर पानी कभी अचानक छोड़ दे रहा है भारत, कभी रोकने वाली बात है। उधर जो खेती बाड़ी है उसका हाल ये, और इधर जो कंटेनर टर्मिनल है उनका हाल क्या होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट आ जाएगा। कर्ज के दलदल में पहले से ही फंसे पाकिस्तान का कितना बुरा हाल होगा, ये भी आप देख लीजिए। क्या होगा अगर ये वॉर शुरू हो गया? तो पहले ही पाकिस्तान, जिसको कटोरिस्तान भी कहा जाता है, कंगालिस्तान भी कहा जाता है, अब हाल क्या होगा, होने वाला है उसका? नहीं, देखिए पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। अच्छा, कोई दे देगा कर्ज बीच में, आगे लो जीवित रहो, खाते रहो। ये पैर नहीं छोड़ते ना, आप समझिए। कोई देना नहीं चाहता, पैर नहीं छोड़ते। आपके पैर पकड़ लिए दिनेश, इन लोगों ने ऐसे पैर पकड़ लिए कि नहीं दिनेश भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या कर लेंगे आप? अच्छा, वो जो रास्ते में कई बार ऐसे बेगर्स मिलते हैं जो कार ठका के, और कई बार ऐसा लगता है कि उनसे उधार लिया हुआ है, दौड़ते हैं कार के साथ साथ किले के वो वाले भिखारी हैं। अभी देखिए पहलगाम में अटैक हुआ, भारत ने बोला, क्या मोदी जी ने बोला कि छोड़ेंगे नहीं, ये सीधा पहुंचे बीजिंग पहुंचने के बाद बीजिंग से बोला कि हमें कुछ और करेंसी स्वैप कर रही है। तो इन्होंने बोला कि 1.4 बिलियन उससे पकड़े। अब ये IMF से दोबारा बात कर रहे हैं। ये एक भिखारी, ऐसा नहीं है पाकिस्तान भीख मांगता है कि एक समय पे एक बंदे से भीख मांगे, नहीं, इसके 4-5 जगह भीख मांगता है, कहीं 2-3 जगह से निकल जाए।
कहीं कहीं तो किसी जगह से भीख मिल जाए। क्या कहा गया जरा ये भी देख लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, हालांकि वहां इस समय वो मुंह में वो बीमारी हो जाना जिसको कहते हैं कि आपको डायरिया हो जाना असल में मुंह की तरफ से, वो वाली स्थिति हो गई है। देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। हम खाम में रिटेलिएशन करने के हक में नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी अभी कुछ खड़ी हुई है, हम इसको आगे लेके जाना है, लेकिन ये नहीं हो सकता। कौमों की डिग्निटी, ऑनर डज नॉट वारंट कि अगर कोई एस्केलेटिव मूव हुई और हम खामोश बैठे रहेंगे। नो वे। फिर वो लॉ नफे नुकसान नहीं आता उस सूरत में या उस सिचुएशन में। तो ये हमने अपने तमाम दोस्तों साथियों को समझाया। और आप जरा ये देख लीजिए कि ये तो जो होगा वो ऐसा होगा कि फिर उसके बाद कोई उठने का सवाल नहीं है पाकिस्तान का इकोनॉमिकली। कहीं से अगर उधार मिल गया, किसी ने दे दिया, कह रहे हैं पैर नहीं छोड़ता, अगर किसी ने अपने पैर की चिंता करते हुए कुछ दे दिया कटोरे में तो बात अलग है। लेकिन अब ये देखिए कि यहां इधर क्या चल रहा था हिंदुस्तान में, कितने सारे बांग्लादेशी यहां ऐसे रह रहे हैं जैसे यहां रहना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। कितने सारे पाकिस्तानी यहां ऐसे रह रहे हैं जिनको अभी तक बताया जा रहा था। आज डेडलाइन सर, विक्रम सर, अब मैं आपके उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि डेडलाइन आज समाप्त हो चुकी है, तब भी पकड़ के भेजना पड़ रहा है। भेजना तो पड़ेगा ही। आपकी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ 70 लाख है और 4 करोड़ बांग्लादेशी हम पाले बैठे हैं। मतलब पूरे ऑस्ट्रेलिया से डेढ़ा पूरा भारत पाले हुए, जो एक पैसा न टैक्स देता है न एक पैसा किसी तरीके की कोई कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन छाती पे मूंग डल रहा बराबर। कहीं भी दंगा होता है, सबसे पहले हम संविधान को नहीं मानता है। सबसे पहले तो हम ये कर लें, जो संविधान नहीं मानता है उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको चिन्हित करके उनसे शपथ, आप संविधान मानते हैं या नहीं मानते। नहीं मानते हैं तो आपके वोटिंग राइट और सिटीजनशिप तमाम समाप्त और सरकारी सुविधाएं समाप्त। इस देश को आज निर्णय लेना होगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से हम अहमदाबाद में कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं, वहां तालाब के किनारे पूरी बस्ती बसा ली भाई लोगों ने, और वहां एक गया, वो अपने आप को लल्ला बिहारी कहता है, उसने जाके वहां लोगों को बसाना शुरू कर दिया, आओ यहां पे रहो, और वो इतने दिनों तक रहते। ये कार्रवाई हुई ठीक है, लेकिन आप इसको, अब एक एडमिनिस्ट्रेटर आप रहे हैं, ये चीजें जब हो रही होती हैं, व्हाई डोंट वी निप इन द बड सर? वी शुड हैव क्रश्ड इट इन द बड। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बिल्कुल सने हुए हैं इस भ्रष्टाचार में। ISI का 25 साल का प्लान था जो कि 1989 से शुरू हुआ। पूरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने मदरसे मस्जिद बनवाए। मैं इनको मदरसे मस्जिद, मैं इनको कंट्रोल कमांड सेंटर्स कहता हूं। बांग्लादेश से नेपाल के जरिए कहीं आया, वहां रहा, ब्रीफिंग हुई, कागज बने और उसको दूसरे अड्डे पे पहुंचाया, फिर रिहेबिलिटेशन कराया। और हमारे राजनेता कहते हैं कि हर ऐसे इलाके में 25-30 बसा दो, हमारी जीत निश्चित। आप, मैंने कहा ना, आप ट्रेन से जाए, दोनों तरफ बांग्लादेशी हमारे नेताओं ने बसाए। जब घर का चिराग ही घर में आग जलाएगा तो किसको कहा जाए? इन स्वार्थी राजनेताओं ने देश को नीलाम कर दिया अपनी स्वार्थ सिद्धि में। हमारा जो उत्तराखंड है, देवभूमि है, वहां पे निरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा दिए वहां के स्वार्थी राजनेताओं ने पिछली सरकारों में। गौरव आर्या साहब ने तो नहीं दिया। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही थी सर अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ बातचीत में, कि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि किले के दरवाजे भीतर से खोले गए हैं, भीतर से खोलने वाले लोगों को चिन्हित करके उनको हम पनिश करने का काम कब करेंगे? जरा ये प्ले कीजिए और देखिए कि हिंदुस्तान ने कैसे इसको समझा है। पहले तो ये समस्या समझ में ही नहीं आती थी, ये समस्या है भी, ये समझ में नहीं आता था। हिंदुस्तान ने इसको समझना शुरू किया है। अब उस जगह पर जहां असल में घाव नासूर में बदलने लगा था, उस जगह पर मरहम पट्टी हो रही है। लेकिन ये घाव कब तक रिश्ता रहेगा, कब ठीक होगा? भारत में कितने रोहिंग्या रिफ्यूजी? ये राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से 2017 में कहा गया 40,000 से ज्यादा अवैध रोहिंग्या। और मुझको तो लगता है गौरव की ये भी कंजर्वेटिव है, सरकारी है।